नमस्कार दोस्तों। जैसे हमने पिछले वीडियो क्लासेस में जो हमारे अनुसंधान के चरण हैं सोपान के बारे में हमने बातचीत की थी, जिसमें हमने कुछ लगभग 6 नंबर तक हमने कवर कर लिया था। आगे जो हमारे 7वें नंबर पे है प्रदत्त संस्करण और विश्लेषण और हमारा शोध रिपोर्ट लेखन, ये दो पॉइंट्स हमारे रहते हैं। बाकी कुछ अन्य टॉपिक्स में आईसीटी प्रयोग है और उसके नैतिक तथ्य हैं, रिसर्च एथिक्स हैं टाइप के कुछ एक दो पॉइंट्स बच जाएंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हम करते हैं प्रदत्त प्रसंस्करण विश्लेषण। तो प्रदत्त विश्लेषण और प्रसंस्करण होता क्या है, क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो प्रदत्त होते हैं हमारे जो हमारा डेटा होता है, डेटा, और विश्लेषण मतलब एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स जो हमारा डेटा होता है, जो जिन रिसर्च करने के लिए जिन तथ्यों के लिए जिन तथ्यों की या जिन फैक्ट्स की, जिन जानकारी की, जिन स्रोतों की हमें आवश्यकता होती है, वो क्या होते हैं, हमारे डेटा होते हैं, प्रदत्त होते हैं। और उसको एनालिसिस करना, एनालिसिस करने से मतलब विश्लेषण करना, इस तरह से विश्लेषण करना कि हमारे ज़रूरत के हिसाब से। मान लीजिए हमें किसी 100 स्टूडेंट के क्लास पे एक रिसर्च करना है, एक शोध करना है कि उसमें कितने बच्चे इंग्लिश जानते हैं, अच्छा कितने बच्चे मैथ में अच्छे हैं, कितने बच्चे हिंदी में अच्छे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे या कुछ अपने डेटा को विश्लेषण कैटेगराइज करेंगे, कैटेगराइज श्रेणीगत करके श्रेणियों में बांट के उनको क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो अलग अलग श्रेणियों में अपनी ज़रूरत के हिसाब से बांटना क्या है, प्रदत्त विश्लेषण है। प्रसंस्करण से मतलब है रिप्रेजेंटेशन एक तरह से। विश्लेषण मीन्स उसको एक वैचारिक टर्म कह सकते हैं, और जो प्रसंस्करण है वो क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेशन। जैसे अगर इसी की बात करें तो अनुसंधान के चरण में हमारा 7वें पॉइंट में ये ABCDE इस तरह से हमने डिवाइड किया। तो यही क्या चीज़ है, एक तरह से जो हमारा डेटा है, डेटा को क्या किया है, विश्लेषित करके प्रसंस्कृत किया है। मीन्स उसको एक प्रिंटेड फॉर्म में लिया है। प्रिंटेड फॉर्म में करने के जो दो मेन तरीके हैं वो है एक संपादन और कूट लेखन। संपादन से मतलब है जैसे कोई अखबार प्रिंट होता है, अखबार प्रिंट होने से पहले वो एडिटिंग होती है, उसके संपादक होते हैं। संपादक मीन्स जो उसको मेन उसकी प्रूफिंग करता है। प्रूफिंग से मतलब है जो उसमें त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को दूर करना, और उनको जो पढ़ने योग्य बनाने के लिए जो उसमें भाषाई और जो प्रिंटिंग की या जो टाइपिंग की जो कमियां हैं उनको दूर करना। तो इसी तरह से जो हमारा डेटा होता है, कई बार क्या होता है, पर्सनल इसमें एरर हो सकते हैं, पर्सनल, नेचुरल, और दूसरा हम कह सकते हैं एक और इंस्ट्रूमेंटल। इसमें हम कह सकते हैं पर्सनल। पर्सनल में जो हमारे हो सकता है हमारे याद करने की कोई प्रॉब्लम है, या कोई एनालॉजिकल इशू हो सकता है। जैसे कोई हम डेटा फीड कर रहे हैं, उसमें 69 की जगह हमने 96 कर दिया, या 39 की जगह 93 कर दिया, या 453 की जगह हमने 493 लिख दिया। तो बोलने में और लिखने में कई बार क्या हो जाता है, जो एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पर्सनल एरर होते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं नेचुरल एरर की, नेचुरल एरर में ऐसा होता है कुछ जो हम डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करने के लिए जो आउटर सोर्सेज हैं, जो हमारा सोर्स है, सोर्स से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हो सकता है उसमें नेचुरल प्रोसेस की वजह से कोई डिफरेंस आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर एक टाइम पे 10 बजे यहाँ पे 100 लोग अवेलेबल थे, तो और लोगों ने वहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे 100 लोग होते हैं। नेक्स्ट डे पता चला कि जो यहाँ पे 100 लोग आने वाले थे उनमें 10 लोग कहीं दूसरी जगह पर रिप्लेस हो गए। तो यहाँ पे कितने बचे, 90। नेक्स्ट डे जब ये रिसर्च क्रॉस चेक की गई तो यहाँ पे पता चला यहाँ पे ओनली 90 पीपल हैं, 100 नहीं है। तो उसमें क्या हो सकता है, एक तो ये नेचुरल एक अस्वाभाविक या मतलब ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें नहीं है उनमें अगर कोई बदलाव हो जाता है, या हमने कोई डेटा पहले कलेक्ट किया है उसमें स्वाभाविक तौर पर अगर कोई बदलाव हो जाता है, या कोई गलती होती है, या कोई और एरर होता है, तो वो क्या होता है, हमारा नेचुरल एरर कह सकते हैं कोटले इसमें संपादन में। और तीसरा है हमारा इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल से मतलब है मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में किसी कैलकुलेशन में या किसी जो हमारे जो फॉर्मूले लगाने में वो क्या है, गलती हो रही है। तो गलती लगाने में गलती क्या हो रही है, वो क्या हो जाएगा, हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इसी चीज़ को अगर हम बात करें एडिटिंग में, एडिटिंग में किस तरह से काम करती है, इन तीनों प्रोसेस को, इन तीनों प्रोसेस को स्टेप
स्टेप बाय स्टेप क्रॉस चेक करना, मीन्स एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, अलग अलग मेन एडिटर, चीफ एडिटर होता है, सब एडिटर होता है, इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप 2 या 3 स्तर पर जब उसको जांच करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा संपादन होता है। दूसरा है हमारा कूट लेखन। कूट लेखन से मतलब है कोडिंग। कोडिंग जरूरी नहीं है कि हम ए को 1, बी को 2, सी को 3, ये ही कोडिंग है। कोडिंग किसी तरह से किसी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किसी डेटा की, वो क्या है, हमारा कोडिंग है। उदाहरण के लिए एक तो जैसे सीधा फॉर्म ये हो गया, दूसरे तरीका हम कह सकते हैं कि क्लास इंटरवल में हम कह सकते हैं, या बच्चों के, हमारे पास 100 बच्चों का एक ग्रुप था, 100 बच्चों के ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड करके, कैटेगरीज में सब डिवाइड करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम काउंटिंग की बजाय हम क्वालिटेटिव डाटा का में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 100 बच्चों पे हमने रिसर्च की, 100 बच्चों में रिसर्च करने के बाद हमने कुछ बच्चों पे पाया कि मैथ में स्ट्रॉन्ग है, मैथ में स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है, हिंदी में स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बस ये प्राप्त किया कि मैथ में कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है, में हिंदी में है, एसएसटी में है, नहीं है। तो इस तरह से येस और नो वाली कंडीशन, ये एक मतलब कोडिंग करना किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जो हमारे डेटा को विश्लेषित करके किसी विशेष दूसरे रूप में प्रसंस्कृत करना या उसको एनालिसिस करने के बाद नए फॉर्म में लाना, वो क्या है, हमारा एक तरह से कोडिंग है। कम्युनिकेशन के अगर चैप्टर में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कोडिंग का अलग मतलब होगा। वहाँ पर हमारा चैनल के हिसाब से उसको मैसेज को चेंज करना क्या हो जाएगा, हमारा कोडिंग हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण से मतलब है जो हमारा प्रदत्त विश्लेषण है, विश्लेषण की जो विधियाँ हैं, विधियों के आधार पर जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण से मतलब है किसी चीज़ में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं या कोई स्पेशल कैटेगरीज का है, वो क्लास का है, क्लासिफिकेशन के आधार पर। मान लीजिए इसमें सरल वर्गीकरण कह सकते हैं मेल फीमेल, 100 या 200 पीपल पे सर्वे किया गया इनका एजुकेशन के लिए। इसमें बस ये देखा गया कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, या इनमें पूछा गया कि मैरिड कितने हैं या अनमैरिड कितने हैं, इस तरह से। या मैरिटल स्टेटस में बात किया गया, 200 लोगों के मैरिटल स्टेटस पता करना है या इनका ग्रेजुएट लेवल पता करना है। तो कोई भी 200 लोग लिए एक तरफ से रैंडमली, तो उसमें 200 लोगों में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, बस ये चीज़ जानना। मीन्स ओनली 2 फॉर्मेट में, मीन्स एक सिंपल फॉर्म में जब हम कैलकुलेशन करते हैं वो क्या होता है, हमारा सरल वर्गीकरण होता है। वहीं अगर बहुसंख्यक की बात करें, जैसे हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन वाली यूनिट है, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे 2011 में उद्योग में कह सकते हैं इंडस्ट्री में 10,000 सैलरी वाले, 20,000 सैलरी वाले, 30,000 सैलरी वाले लोग। वहीं 2012 में 20,000, 10,000 और 30,000 सैलरी वाले लोग। तो इसमें क्या होगा, एक कैटेगरी तो ये बन जाएगी 2011 है, एक कैटेगरी हो जाएगी हमारी 2012 है। यहीं पे सब कैटेगरीज बन जाएंगी हमारी 10,000, 20,000, 30,000। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारे ये जो डेटा हैं, जो हमारे चर हैं, वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे 2 फॉर्म तो ये हो गए, 3 फॉर्म ये हो गए, 3 स्टेप ये हो गए। इनको हम कह सकते हैं रोज और कॉलम। दूसरे तरीके से इसको हम देखते हैं रोज, और ये होती है हमारी कॉलम। मीन्स रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, R1, R2, R3, R4। और वो कॉलम की बात करें तो ये C1, C2, C3, C4, C5। इस तरह से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रो और कॉलम में, जब यहाँ पर जो हमारा डेटा होता है, जब एक सिंगल यूनिट में ही होता है हमारा, मीन्स एक सिंगल रो होती है और 2 कॉलम होते हैं, या फिर 2 कॉलम होते हैं,
2 कॉलम होते हैं। यहाँ पे 2 रो होगी, एक रो ये होगी, एक रो ये होगी और एक सिंगल कॉलम हो गया। मीन्स जब बस एक फॉर्मेट हो 2x1 का जो हमारा फॉर्मेट बनता है तो वो क्या होता है, हमारा सरल वर्गीकरण होता है। वहीं पर जब हमारे रो और कॉलम 2x2 से ज़्यादा के हो जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा बहुसंख्यक। बहुसंख्यक वर्गीकरण होता है। आगे हम बात करते हैं वर्ग अंतराल के आधार पर। वर्ग अंतराल से मतलब है यही जो हमारा बहुसंख्यक वर्ग है, इसमें आयु, भार, आय, कर, उत्पादन इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हमारे एजुकेशन लेवल, मतलब दुनिया भर के फील्ड जितने भी हो सकते हैं उसमें एक कैटेगरी बनाना, उसको हम जो हमारा गुणात्मक फॉर्मेट में दिखाना, ना कि परिणामात्मक में। मीन्स जो हमारा स्टैटिकल डाटा है, जो हमारा संख्या है, स्टैटिकल डाटा की बजाय क्वालिटेटिव डाटा। जब हम इस डेटा को क्वालिटेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और स्टैटिकल फॉर्मेट में नहीं करते, तो एक तरह से क्या होता है, हमारा वर्ग अंतराल मीन्स क्लास के एक वर्ग के हिसाब से विभाजित करना। आगे हमारा सारणीकरण। सारणीकरण से मतलब है टेबुलेशन। टेबुलेशन से मतलब है जैसे हमने यहाँ पर किया था रो और कॉलम में, उसमें भी इसी तरह से जो हमारी एक्सेल सीट होती है, एक्सेल सीट की तरह ही काम करना क्या है, टेबुलेशन है। उदाहरण के लिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक इंडेक्स होता है, यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ईयर हो जाएगा 2011 है, 2012 है, 2013 है, 2014 है। ये कोई भी डेटा हो सकता है, एनी डेटा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, या फिर इसमें कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस। जैसे हमारे सबसे अच्छा तरीका है जो अपने 10th क्लास की डीएमसी होगी, मार्कशीट होगी, मार्कचार्ट जो होता है डीएमसी होती है, उसमें जो हमारे मार्क्स के जो फिलिंग होती है वो एक तरह से क्या है, हमारा टेबुलेशन, एक सारणीकरण है। जब हमारे डेटा को एक टेबल में एक प्रॉपर सीक्वेंस में और प्रॉपर फॉर्मेट में जब हम दिखाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सारणीकरण। आगे हमारा विश्लेषण करना। विश्लेषण में हमारा प्रतिशत में, औसत में, सहसंबंध में, प्रतिगमन में। जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक है वो उसमें और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रतिशत से मतलब है जैसे ये हमारा डेटा था 2011 में, मान लीजिए 2011 है, 2012 है, 2013 है, और यहाँ पे कार्स होगी, कार प्रोडक्शन, यहाँ पे होगी मारुति की, यहाँ पे हो गई हुंडई की, यहाँ पे हो गई महिंद्रा की। तो यहाँ पे मान लीजिए 110 कारें बनी 2011 में, और हुंडई की मान लो 105 बनी, और मारुति ये जो महिंद्रा है, महिंद्रा की बनी मान लीजिए 95, और यहाँ पे 2012 में ये बनी 120, या मान लीजिए ये होगी 121, और ये होगी 126, ये हो गई 114। 2013 में मान लीजिए ये हो गई हमारी 133, और ये हो गई हमारी 147, और ये हो गई हमारी कह सकते हैं 133। ठीक है, तो ये एक हमारे पास डेटा हो गया। ये हमारे पास एक हमने टेबल बना लिया, एक फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट में अगर अब हम बात करते हैं प्रतिशत की, तो प्रतिशत में एक एग्जांपल लेते हैं 110 और 121 का। पहले हमारा अब क्वेश्चन आएगा 2011 की बजाय 2012 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो यहाँ पे हमारा 110 का डेटा है और यहाँ पे 121 का डेटा है, तो कितने का डिफरेंस है, 11/110 गुना में 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, मैं 10% वृद्धि। तो
तो ये क्या है हमारा एक प्रतिशत फॉर्मेट में जब हम विश्लेषण करते हैं तो वो क्या है, मीन्स पिछले रिजल्ट के कंपैरिजन में नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट है, परिणाम है, उसका प्रतिशत निकालना, उसमें वृद्धि जो हमारा घाटा है उसकी कमी को निकालना, वो क्या है हमारा एक तरह से प्रतिशत फॉर्म है। प्रतिशत एक तरह से कह सकते हैं प्रतिशत, प्रति प्लस शत, शत, शत मीन्स 100, प्रति मीन्स पर, प्रति एक, हर एक पर, मीन्स 100 पर कितने की, पर 100, मीन्स 100 के ऊपर कितनी चीज़ की वृद्धि हो रही है। एक तरह से हर एक 100 में कैटेगरीज पे एक डेटा पे हर एक 100 के बाद कितनी डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है उस चीज़ को जानना। आगे है दूसरा औसत। औसत से मतलब है, औसत से मतलब है मान लीजिए मारुति की गाड़ियों का औसत प्राप्त, 3 सालों का औसत प्राप्त कीजिए, तो 3 सालों में क्या होगा, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 110 प्लस 121 प्लस 130 33 डिवाइडेड बाई 3, तो कह सकते हैं हमारा 300 प्लस में 33 364/3, ये क्या हो जाएगा हमारा जो आंसर आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तीसरा है सहसंबंध। सहसंबंध से मतलब है कोरिलेशन। कोरिलेशन से मतलब है इसके रेफरेंस में, प्रीवियस डेटा के रेफरेंस में नेक्स्ट डेटा का, या फिर कह सकते हैं मारुति का हुंडई के कंपैरिजन में कोरिलेशन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत कमी हुई, या दोनों का आपस में कितना अनुपात है। कह सकते हैं वर्ष 2011 में मारुति और हुंडई का क्या रिलेशन है, क्या फ़र्क है, क्या प्रभाव है, इस तरह से। तो कह सकते हैं मारुति की कितनी है 110, तो यहाँ पे मारुति की कितनी है मान लीजिए 110, और हुंडई की कितनी होगी हमारे पास 105। तो ये क्या कह सकते हैं, जो मारुति की गाड़ियाँ हैं वो 5 ज़्यादा हैं, M5 ग्रेटर देन हुंडई। ठीक है, तो इस तरह से आपस में दो चीज़ों का संबंध दिखाना क्या है, सहसंबंध है। प्रतिगमन से मतलब है एक तरह से डिग्रेड होना, डाउन डिक्रीज होना एक तरह से। तो जब निम्नगमन कह सकते हैं, जब किसी चीज़ का पहले के कंपैरिजन में जब कमी आती है तो वो कह सकते हैं हम प्रतिगमन है। दूसरे शब्दों में यही है मेन, तो प्रतिगमन होता है। अब बात करते हैं ये होता किस बेस पे है। तो ये अगर हम बात करें, ये सभी डेटा हैं, ये सभी डेटा हमारा गुणात्मक पे नहीं, ये हमारा परिणामात्मक विश्लेषण होता है। गुणात्मक में क्या होती है, हमारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो क्वालिटीज़ मेनली जो हमें पता है उनको हम स्टैटिकल डेटा मीन्स संख्या वाले जो डेटा होता है, सांख्यिकी जो हमारा डेटा होता है, प्रदत्त होते हैं, उसमें हम नहीं कर सकते। जो हमारा परिणामात्मक विश्लेषण होता है, जो हमारा परिणामात्मक जो हमारा डेटा होता है, उसके आधार पर हम इस वर्गीकरण को, विश्लेषण को हम जो क्या है उसका परिणाम निकालते हैं, उसकी जो कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। आगे इसकी परिणामात्मक विश्लेषण की बात करते हैं। परिणामात्मक विश्लेषण जो होता है वो हमारा जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, वो जब हम इनपुट करते हैं, जो हम डेटा का फीड करते हैं, राइट डाउन करते हैं, तो ये हम कह सकते हैं मैनुअली हो करते हैं और कंप्यूटराइज्ड करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से। तो जो हमारा परिणामात्मक विश्लेषण जो होता है, ये हमारा मैनुअली भी होता है और कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है। कंप्यूटराइज्ड, मैनुअली से मतलब है मैनुअली मीन्स जिसमें मैन मीन्स हैंडमेड, एक तरह से कह सकते हैं हमारा एनालॉग या पेन रिटन।
पेन रिटर्न डेटा मीन्स एक तरह से जैसे अब हम पेन से यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं तो ये क्या है हमारा मैनुअली एक डेटा इनपुट है, जबकि कंप्यूटराइज में क्या होता है हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर होता है, कोई एप्लीकेशन होती है, उसमें टाइपिंग यहाँ पे पेन से होता था, यहाँ पर किससे करते हैं हम कीबोर्ड से, कीबोर्ड के द्वारा हम डेटा को इनपुट करते हैं और उसमें फॉर्मूले लगा के उसको सीधा कमांड देते हैं। कमांड देने से क्या होता है वो हमारा विश्लेषित हो जाता है। वो एक क्या है एक एडवांस टेक्निक है जिसमें हमारा जो टाइम है, बेनिफिट हम देख सकते हैं कंप्यूटराइज के, इसमें हमारी समय की बचत, समय, धन, गुणवत्ता, और कह सकते हैं गति या वो ये एक तरह से समय की बचत। तो मेन जो हमारा होता है समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, गुणवत्ता की बचत होती है, और सबसे बड़ी बात तार्किक वृद्धि होती है। मीन्स जब हमारा डेटा जल्दी होगा तो उस जो हमारा माइंड उसमें यूज़ होता है, जो हमारा टाइम उसमें यूज़ होता है, तो हमारे जो लॉजिकल जो बेस है वो क्या हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उससे क्या करेंगे जो क्वांटिटी फीड करने में टाइम लगाते हैं उसको हम क्रिएटिव बन के और उसको अच्छा परिणाम लाने के लिए हम कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वांटिटी जो हमारा कंप्यूटराइज होता है इसमें एक टर्म आती है हमारी SPSS। ये होता है हमारा पहले जो इसकी फॉर्मेशन थी स्टैटिस्टिकल होगा शायद, एक सेकेंड, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। इसका मतलब है SPSS होता था जो हमारा कंप्यूटराइज कह सकते थे, जो हमारा सांख्यिकी जो हमारा डेटा होता था। स्टैटिकल होता है हमारा सांख्यिकी, पैकेज हो सकता है हमारे एक तरह से डेटा का पैक फॉर सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब है एक सामाजिक विज्ञान, मीन्स जो हमारे सामाजिक जो हमारे परितथ्य हैं उनको कलेक्ट करने के लिए जब हम इसको टेबुलेशन करके विश्लेषण करने के लिए प्रयोग करते थे उसको हम SPSS कहते थे। वर्तमान में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करके SPSS का कर दिया गया है। स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम फॉर ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, प्रोडक्ट है। स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन। तो ये स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस की बजाय ये क्या कर दिया हमारा स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन। इसका मतलब है यहाँ पे सांख्यिकी और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा उत्पादन, हिंदी में लिख सकते हैं, एवं सुविधा समाधान। एक साधारण है, एक परिभाषिक नहीं है, ये हम अपने स्तर पर बात करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक पैकेज था किसके लिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट, एक समाजशास्त्र के लिए कह सकते हैं, और यहाँ पे सांख्यिकी उत्पाद कह सकते हैं सुविधा समाधान के लिए। सुविधा समाधान से मतलब है पहले ये संक्षिप्त रूप था, अब ये क्या है व्यापक रूप में हमारे सामने आता है, जो मात्र सोशल साइंस किसी विषय विशेष के लिए नहीं है। जितने भी हमारे विषय जिनमें हम रिसर्च करना चाहते हैं वो हर विषय से संबंधित एक तरह से हर सुविधा में, हर सर्विसेज के लिए ये प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसको ब्रॉड कर दिया गया है, व्यापक रूप में इसको मान्यता दे दी गई है SPSS को। आगे हमारा उपकल्पना। उपकल्पना के बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। उपकल्पना होती क्या है, ये क्या है हमारी विचारधारा है। विचारधारा किस बारे में, किसी जो हमारा
तथ्य हैं, तथ्य या सिद्धांत। कोई रिसर्च हम करते हैं, कोई शोध हम करते हैं, तो शोध करने का मतलब है जो हमारी उपकल्पना होती है, उपकल्पना के बिना हम जो हमारा शोध होता है वो एक तरह से अधूरा होता है। उसमें जब तक उपकल्पना नहीं होगी तब तक हमारे पास एक जो उद्देश्य होगा, उद्देश्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए एक उपकल्पना करते हैं, ग्रामीण बच्चे, ग्रामीण छात्र शिक्षा में कमजोर होते हैं। एक उपकल्पना है, एक विचारधारा है, एक मिथ्या है, कोई तथ्य है। इस तरह से एक भ्रांति फैली हुई है कि जो ग्रामीण छात्र होते हैं, ग्रामीण स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो क्या होते हैं, शिक्षा में कमज़ोर होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो निष्पक्ष होकर क्या करेंगे, इसकी चेक करेंगे। इसके लिए जो हमारे पास डेटा होगा और इसके प्लेसेस में इस ग्रामीण एरिया से, और रिसर्च मेथड, इन तीनों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, बच्चों को एक सैंपल लेंगे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे, इसको कलेक्शन करेंगे, विश्लेषित करेंगे, विश्लेषण करने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने में हमारे पास दो कंडीशन आएंगी, कमज़ोर होते हैं यस में और नो में। तो जो चीज़ भी हमारे पास कलेक्ट होके जो हमारा कंक्लूजन निकल के आएगी, येस में होते हैं, अगर मान लीजिए कमज़ोर निकलते हैं, तो यहाँ पे एक तथ्य और हमारे सामने आता है। ये सिद्धांत तो हमारा चेक हो गया, ये वाला, पर यहाँ पे एक और हो गया। तो यहाँ पे येस के उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके फिर रीज़न निकालना, इसके रीज़न कैलकुलेट करना। तो ये क्या है, हमारा एक प्रक्रिया बन जाती है, जिसमें अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो सॉल्यूशन के साथ साथ में कुछ तथ्य और निकल के आते हैं, जिनको नेक्स्ट रिसर्च के लिए या आगे एक टॉपिक के लिए छोड़ दिया जाता है, या एक प्रक्रियात्मक रूप में वो आ जाते हैं। दूसरा है वेरीफाई में नहीं होते हैं तो क्या होता है, जिन्होंने ये तथ्य दे रखे हैं उसके रेफरेंस की जो बुक्स हैं, जो लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं, समीक्षा करते हैं, उसको देखते हैं। उसको देखने के बाद हम उनको तर्क में एक कह सकते हैं जवाबदेही हमारी बन जाती है कि हम उनको तर्क सहित जवाब दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्रामीण छात्र क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ये एक एग्जाम्पल था। तो उपकल्पना को जो हमारी बनती है, उपकल्पना के लिए हमारे पास आधार क्या होते हैं, हमारे तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर। तथ्य हमारे तर्क ही हैं, तर्क तथ्य तर्क। इसमें ये क्या होता है, हमारा डेटा होता है, इसमें क्या करते हैं, कुछ जो हमारा डेटा कौन सा होता है, स्टैटिस्टिकल, मीन्स सांख्यिकी डाटा, सांख्यिकीय प्रदत्त सांख्यिकी डेटा होता है। सांख्यिकी डेटा को जब हम विश्लेषित करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट जिनका नाम है, अगर हम उसकी काउंटिंग के हिसाब से देखें, नंबर्स के हिसाब से देखें, नंबर्स के हिसाब में हमारे पास दो आते हैं, स्मॉल स्केल सैंपल, दूसरा हमारा लार्ज स्केल बेस्ड। स्मॉल स्केल से मतलब है जब हम किसी रिसर्च करने के लिए जो नंबर ऑफ जो सैंपल्स हैं उनकी काउंटिंग कितनी होती है, लेस देन 30 होती है। और लार्ज स्केल में क्या होता है, जो हमारा वृहद स्तर पर ये होता है, हमारा छोटे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर ये होता है हमारा बड़े स्तर पर या व्यापक स्तर पर। तो इसमें क्या होती है, सैंपल्स की संख्या ग्रेटर देन 30 होते हैं। मीन्स 30 से जब संख्या अधिक हो जाती है तो ये क्या होते हैं, हमारे लार्ज स्केल पे होता है, और 30 से कम होते तो ये हमारा स्मॉल स्केल पे होता है। दूसरा इसमें होता है, पहला तो हो गया नंबर्स के आधार पर, दूसरा है हमारा व्यापकता के स्तर पर। व्यापकता एक तरह से नंबर ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ जैसे हमारा था, जो जैसा कल हमने पढ़ा था, प्राचल और अप्राचल। प्राचल होती है हमारी भीड़, प्राचल और अप्राचल।
जब हमारा सैंपल के लिए जो डेटा होता है वो कैलकुलेबल होता है, मीन्स गणना योग्य होता है। मान लीजिए कोई हमारे एक ब्रह्मांड की या गैलेक्सी की कोई रिसर्च करना चाह रहा है, तो रिसर्च में उनको तारों को काउंट करने का काफ़ी हद तक क्या होता है, मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ अनुमान लगा के तारों की संख्या को गिनने की, जो गैलेक्सी में लगभग उनकी संख्या को गिनने की कोशिश की जाती है। वहीं अगर एपराचल की बात करें तो यहाँ पे बैठे बैठे अगर मान लीजिए गैलेक्सीज की ही काउंटिंग करने लग जाए तो वो क्या होगा, हमारे पास एपराचल जो हमारा डेटा होगा, ये एक एग्जांपल है, एपराचल डेटा होगा, एपराचल तरीका होगा, जिसमें हमारे पास जो डेटा है, जो सैंपल्स हैं, उसको डिफाइन कर पाना क्या है, बहुत दुष्कर कार्य है, शायद ही एक असंभव सा कार्य होता है। लेकिन प्राचल उसमें कंडीशन में क्या होता है, एक जनसंख्या, एक गणना योग्य जो हमारे पास डेटा होता है वो हमारा प्राचल या प्राचल कैटेगरीज में आ सकता है। तीसरा है हमारा टेस्ट। कौन कौन से होते हैं, तो टेस्ट इसमें मीन्स परीक्षण के आधार पर, टेस्ट या परीक्षण आधार पर, इसमें होता है हमारा काई टेस्ट, एफ टेस्ट और टी टेस्ट। तो जो ये हमारे टेस्ट हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और अच्छे से ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। तो जो हमारे टेस्ट हैं ये हमारे परीक्षण पर, जो उपकल्पना पर होते हैं, ये इसमें से चांसेस होते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है, इसलिए हम इसको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कवर करते हैं। तो अब हम करेंगे शोध रिपोर्ट लेखन। शोध रिपोर्ट लेखन के जो कुछ तथ्य होंगे, जितने भी कुछ स्टेप्स हैं, बहुत एक छोटे से यूनिट है, छोटा सा टॉपिक है कह सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं अनुसंधान के चरणों में शोध रिपोर्ट लेखन की। शोध रिपोर्ट लेखन से मतलब है जब हम कोई शोध लिखते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास। जैसे कोई बुक लिखते हैं, कोई भी बुक आपने देखी होगी, या कोई रेफरेंस बुक या कोई किसी अच्छे राइटर्स की आपने बुक देखी होंगी, तो उसमें सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया होता है, कुछ टाइटल होते हैं। जैसे ये एक फाइल है, मान लीजिए, यहाँ पर इसका क्या हो गया, एक मेन टाइटल हो गया, ये जैसे मेन टाइटल हो गया, आगे इसमें कुछ बेसिक डिटेल हो गई, इंट्रोडक्शन टाइप में हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा इंडेक्स हो गया, कंटेंट हो गया, कंटेंट में हमने कुछ नाम लिखा। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा मुख्य भाग, मेन पार्ट। एक इसको हम दूसरा तरीके से कह सकते हैं, जो हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्या हमारा सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, इंट्रोडक्शन, दूसरा लिखते हैं हम एक्सप्लेनेशन, तीसरा लिखते हैं हम कंक्लूजन। एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन मीन्स उसका परिचय, दूसरे उस पर मीन्स उसका जो मुख्य सार है, और तीसरे में कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। तो इसी फॉर्मेट में जो हमारे जो रिपोर्ट लेखन होती है, रिपोर्ट लेखन भी उसी फॉर्मेट में होती है। इसमें जो हमारी प्रारंभिक सामग्री होती है, जो हमारा इंट्रो होता है, इंट्रो में क्या क्या चीज़ होती है, हमारे टाइटल होता है, टाइटल जो हमारा जो शोध है उसके लिए जो मेन हमारा टॉपिक, जो कवर जो हमारा पेज होता है, मीन्स जो हेड, जो हमारा फ्रंट पेज होता है, उस पर टाइटल वगैरह लिखना, अपना गाइड का नाम या अपना नाम लिखना, इस तरह से। विषय सूची में जितने जो जो हमारे पेजेस हैं, पेजेस पे जो मेन टॉपिक्स हमारे हैं, टॉपिक वाइज पेज नंबर लिख के विषय सूची बना देना। तीसरा है हमारा सार का सारांश, मीन्स एक सिनॉप्सिस लिखना, में एक इंट्रो लिखना। जैसे हम कहते हैं कि कोई बुक होती है, उसमें आगे भूमिका लिखी होती है, कि भूमिका में लिख देते हैं कि किताब में आगे क्या चीज़ें दी गई हैं, इस तरह से उसका थोड़ा सा एक जैसे ट्रेलर होता है किसी मूवी का, तो एक सिनॉप्सिस के तौर पे वो क्या होता है, हमारा सारांश होता है। आगे है हमारा मुख्य भाग। मुख्य भाग में सबसे पहले क्या होता है, हमारा परिचय होता है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, मेन टॉपिक होता है। मेन टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देते हैं कि ये क्या क्या है, ये किस तरह से होता है, उसकी एक तरह से कह सकते हैं परिभाषा दी जाती है। दूसरा है साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा से मतलब है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू से मतलब है जो हमारा मान लीजिए कोई टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड उससे पहले कुछ जितने भी शोध पत्र हैं, पत्रिकाएं, शोध लेखन, पुस्तकें, सिद्धांत, उन सिद्धांतों के बारे में एक रेफरेंस दिया जाता है, एक संदर्भ दिया जाता है। संदर्भ से हमें ये पता चल जाता है कि उस क्षेत्र में किन चीज़ों के बारे में पूर्व शोध हो चुके हैं, किन सिद्धांतों को उसमें स्थापित किया जा चुका है, और कितना अभी जो हम आगे बाकी है उस पर हम थोड़ा सा
परिचय दे देते हैं। इसमें आगे है क्रियाविधि। क्रियाविधि से मतलब है जो हम रिसर्च के लिए जिस मेथोडोलॉजी का हम प्रयोग करेंगे वो क्या होगी, हमारी क्रियाविधि होगी, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। आगे है परिणाम। जो हमने उपकल्पना तैयार की थी, उपकल्पना को क्रियाविधि मेथोडोलॉजी करने के बाद, रिसर्च एनालिसिस करने के बाद हम अपनी उपकल्पना को सिद्ध करते हैं। सिद्ध रूप में हम क्या होता है हमारे पास, जो हमारी उपकल्पना सिद्ध हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, सिद्धांत का रूप ले लेती है। और सिद्धांत का रूप ही क्या है हमारा, एक परिणाम है। आगे है विचार विमर्श। विचार विमर्श से मतलब है डिस्कशन। डिस्कशन से मतलब है जो हमारी रेगुलर लाइफ में या डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में, जो हमने रिसर्च की है, जो हमने सिद्धांत किया है, उसका डेली लाइफ में हमारे जो साधारण जीवन यापन करने में या हमारी दिनचर्या में उस चीज़ के क्या बेनिफिट है, किस तरह से वो हमें फ़ायदा दे सकती है, उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। निष्कर्ष में हम बात करते हैं। एक हमारा कंक्लूजन होता है, उसके पूरी जैसे यहाँ पे सिनॉप्सिस दिया जाता है, सारांश दिया जाता है, यहाँ पे भी एक तरह से निष्कर्ष दिया जाता है जिसमें हमारा पूरी जो परिचय से लेके और यहाँ परिणाम तक का पूरा निचोड़ दिया जाता है। एक निचोड़ कर कह सकते हैं कि एक फाइनल हमारा एक ओपिनियन ये होता है कि फाइनल हमारा ये सिद्धांत है और ये इस चीज़ पर आधारित है और ये इस तरह से प्रॉपरली वेरीफाइड है, विश्लेषित है। तो उसमें क्या होता है, हमारा निष्कर्ष होता है। अनुशंसाएँ होती हैं हमारी। रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन से मतलब है, मान लीजिए कोई रस सिद्धांत है, का अलंकार सिद्धांत है, वक्रोक्ति है, और जितनी भी हमारे मान लीजिए कोई सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा हमने किया है और इसमें कुछ मेथोडोलॉजी चेंज करके ये भी तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन समय या कुछ इस तरह कंडीशन बाउंडेशन होने की वजह से हम उनको पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आप या फिर भविष्य में आने वाले छात्र या शोधकर्ता इस तरह से कार्य कर सकते हैं। तो वो क्या होंगे, एक तरह से रिकमेंडेशंस हैं। उसमें हम कुछ मेथोडोलॉजी भी ऐड कर सकते हैं, परिणाम भी ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस बुक्स भी ऐड कर सकते हैं, तो किताबों का भी उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ से मतलब है रेफरेंस बुक। एक तरह से ये क्या होती है, हमारी बिब्लियोग्राफी होती है। बिब्लियोग्राफी होती है। तो बिब्लियोग्राफी एक तरह से होती है जो हमारा, एक तो यहाँ पे मान लीजिए कोई जो ये था साहित्य समीक्षा थी, लिटरेचर रिव्यू के लिए जिन बुक्स का प्रयोग किया, या परिणाम प्रदर्शित करने के लिए या क्रियाविधि में जो हमने जिन बुक्स का यूज़ किया है उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है। साथ साथ उस बुक्स भी हो सकता है, गूगल भी हो सकता है, तो वहाँ पे जिन तथ्यों को हमने जिन सोर्सेज से प्राप्त किया है, जिन किताबों से, रेफरेंस बुक्स के, किसी के विचारों से जो हमने कलेक्ट किया है, तो उन जो रेफरेंस बुक्स हैं, कलेक्शन के जो हमारे सोर्सेज हैं, उनको रिप्रेजेंट करना क्या है, हमारा बिब्लियोग्राफी, एक संदर्भ ग्रंथ सूची है। परिशिष्ट में हमारे जो तत्सम शब्दावली, विदेश शब्दावली, या जो हमारी कुछ गलतियां रह गई हैं, कुछ प्रिंटेड में कुछ प्रॉब्लम रह गई है, उस तरह से जो हमारा एक छोटी मोटी चीज़ों के बारे में, जो अन्य जो चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना, ये क्या हमारा परिशिष्ट होता है। और ये हमारी क्या होती है, एक पूरक सामग्री होती है। जो हमारी गलतियाँ रह जाती है या जो हमारी कुछ एड ऑन में जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो क्या होती है, हमारी पूरक सामग्री होती है। तो इस तरह से हमारे जो सोपान हैं अनुसंधान के, 8 के 8 सोपान कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होंगे, 1 या 2 वीडियो और बनेंगी इस पर, जिसमें कह सकते हैं कि आईसीटी के प्रयोग हैं, जो रिसर्च एथिक्स हैं, और 1-2 सिद्धांत और हमारे रहते हैं। एक अनुभववादी, कुछ इस तरह से हमारा एक सिद्धांत रहता है जो स्टार्टिंग में ही डिस्कस करना था, लेकिन उसको हम अच्छे से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो हमारे उपकल्पना जो सिद्धांत, जो उपकल्पना के टेस्टिंग के, जो काई टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, उनके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।